मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 106। जो उन्होंने नहीं कहा 3 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 106। उन्होंने क्या नहीं कहा 3 स्टैमन्स पुरुष शक्ति। अब 2 घंटे तक बातचीत सोने से पहले बस ये करो। 748 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्तदासों के खिलाफ अपनी लड़ाई में वे अपने मुख्य दुश्मन वाइवन को भूल गए थे। वाइवन ने ड्रैक्स के बचे हुए झुंड में भी गोता लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ ड्रैक्स ही नहीं, सेठ और उसका दल किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल गया था। बूढ़े वाइवन के विशाल पंजे बमुश्किल माइक से बच पाए जो एक ड्रेक को रोक रहा था। दुश्मनी अभी तक नहीं भूली थी। बूढ़े और उसके 3 दोस्तों ने पार्टी को देखा और उन पर ध्यान केंद्रित किया। ये संभवतः सबसे खराब स्थिति थी। वे अभी भी दूसरों से कुछ दूरी पर थे और ड्रेक के कारण आसानी से भाग नहीं सकते थे। हर बार जब सेठ या माइक युद्ध में उलझे होते तो वे उनके लिए गोता लगाते। लेक्सिस कम स्तर के जादू का इस्तेमाल करके वाइवन पर छोटे-छोटे वार करके उसके हमलों को रोकने में व्यस्त था, जबकि बुल को ढालों और पालतू जानवरों की मदद से खुद को और लेक्सिस को आसमान और जमीन पर छिपकलियों से बचाता रहा। सेठ ने पहले वाइवन को लूटा था, इसलिए उसने बूढ़े वाइवन का पूरा ध्यान रखा और बड़ी छिपकली के खतरनाक हमलों से बचने के लिए ड्रैक्स के बीच से बचता रहा। उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक टाला, फिर किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और वह जमीन पर पड़ी एक लाश से टकरा गया। तुरंत ही उसके कंधे पर एक जबरदस्त दबाव पड़ा। ज़ॉम्बी ड्रेक में से एक ने उसके कंधे को काट लिया था। उसने हड्डियों की प्लेटें टूटने की आवाज सुनी। जब उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं, तो उसके कंधों में एक भयानक दर्द हुआ। केवल सुनहरी जैकेट ने ही दांतों को उसके मांस में धंसने से रोका। सेठ अपनी जगह पर स्थिर था और बूढ़े वाइवन को तुरंत अपना मौका दिख गया। एक बाज की तरह वह अविश्वसनीय गति से नीचे कूदा और उसका हमला अपरिहार्य लग रहा था। जानवर के विशाल जबड़े तेजी से करीब आ रहे थे जब घाटी में साहसी लोगों की ओर से एक प्रक्षेप्य गोली चली। प्रक्षेप्य की ताकत जानवर की खोपड़ी में टकराने से उसके सिर के चारों ओर घूम गई। बूढ़े वाइवन ने जमीन पर गिरने से पहले हवा में लगभग यू-टर्न ले लिया। अगले ही क्षण प्रक्षेपास्त्र ड्रेक से टकराया, जिससे उसका कंधा टूट गया। सेठ, क्या तुम ठीक हो? एक ऊंची आवाज उसके कानों में चिल्लाई। ये फिन था। नन्ही परी वापस आ गई थी। आश्चर्य और खुशी ने उसके दिल को भर दिया और वह स्थिति के डर और गंभीरता से जूझने लगा। और वह केवल वापस नहीं आई थी, वह उसे फिर से बचाने आई थी। सेठ के पास कोई शब्द नहीं था और वह केवल अनियमित रूप से सिर हिला सकता था। उसकी खुशी अल्पकालिक थी क्योंकि बूढ़ा वाइवरन केवल कुछ समय के लिए स्तब्ध था। ये पहले से ही अपने पैरों पर वापस आ रहा था और हमला करने के लिए तैयार था। वाइवरन पर हमला करने से पहले फिन ने उसे एक खुश मुस्कान दी। सेठ ने अपने पीछे से एक क्रोधित गुर्राहट सुनी। रक्तदास अभी मरा नहीं था और जागने के बाद वह बहुत गुस्से में था। उसके विशाल पंजे ने उसे नीचे दबा दिया और दांतेदार थूथन उसके चेहरे पर निशाना साध रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल एक खंजर उस ड्रेक के सिर में घुस गया जिसने उसे जकड़ रखा था और टूट गया। जानवर ने मरते हुए रोने के साथ अपना कंधा छोड़ दिया। उसके देवदूत चार्ल्स सेठ को बचाने आए थे। मीना ने ड्रेक को धोखा दिया था और एक गंभीर प्रहार से उसकी जान ले ली थी, जिससे उसका खंजर टूट गया था। फिन वाइवन के सिर के चारों ओर घूम रहा था और उसका ध्यान सेठ से हटा रहा था। मीना ने सेठ का समर्थन किया और वे अपनी पार्टी के केंद्र में वापस भाग गए। टैंकी पालतू जानवर अपने पीछे हटने के लिए आगे आए क्योंकि एक विशाल दांत लोहार और हथियारे को पीछे छोड़कर उनके बगल में जमीन पर गिर गया। परी वाइवरन के लिए बहुत तेज थी और उसके सिर पर लगातार वार करती रही। कठोर तराजू छोटी मुट्ठियों द्वारा तेज गति से दिए जाने वाले कुंद आघात का प्रतिरोध कर सकते थे। बुल्को ने पार्टी के पीछे की पंक्तियों में शामिल होते ही उसे घेरने के लिए जल्दी से एक ढाल बना ली। ये फिन के क्रूर प्रहारों में से एक था जिसने दांतों को तोड़ दिया और उन्हें प्रक्षेप्य की तरह आसपास के क्षेत्र में भेज दिया। वाइवरन को पहुंचाए गए शुद्ध नुकसान से ज्यादा महत्वपूर्ण वो पुराने वाइवरन पर लगातार पड़ने वाले अचेतन और भ्रम जैसे स्थिति प्रभाव थे। वाइवरन के पास किसी का पीछा करने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वह फिन की बेरहम पिटाई से बचने के लिए पर्याप्त रूप से व्यस्त था। फिन के भाग जाने के बाद उन्हें अंततः एडवेंचर के बीच दूर से हमलावरों से कवर फायर मिला। उन्होंने वाइवन को दूर रखा ताकि माइक भी पार्टी के घेरे में वापस आ सके। माइक और पालतू जानवरों ने ड्रैक्स के खिलाफ अपनी अग्रिम पंक्ति बनाई। बुल्को ने सांस लेने और सेठ के कंधे की चोट का इलाज करने में सक्षम था। ये कहना होगा कि ऐसी चोटों के मामले में पुजारी की उपचार कला आधुनिक चिकित्सा से कहीं बेहतर थी। बुल्को के विशाल हाथों ने उसकी टूटी हड्डियों को लगभग सही स्थिति में लाकर मध्यम स्तर पर ठीक किया। जादू ने उसकी टूटी हड्डियों को ठीक किया और कुछ ही सेकंड में उन्हें फिर से जोड़ दिया। इस गति के बदले में इस जादू ने बुल्को के मानस और मानसिक शक्ति पर बहुत भारी असर डाला, जिससे विशालकाय व्यक्ति पसीने से लथपथ हो गया और उसे बहुत तकलीफ हुई। सेठ ने उसे धन्यवाद दिया और उसे एक मानस और एक सहनशक्ति औषधि दी ताकि वह फिर से आकार में आ सके। जब वे ड्रैक्स के समूह के बीच अपनी स्थिति बनाए रखते थे तो बूढ़ा वाइवन आखिरकार फिन की छोटी मुट्ठी के क्रोध से भागने में कामयाब हो जाता था। एक चोटिल और घायल चेहरे के साथ वह वापस आसमान में चला गया और बादलों के बीच में चला गया। वाइवन के चले जाने के बाद परी पार्टी में शामिल हो गई। एक दूसरे को समझाने या परिचय देने का समय नहीं था, लेकिन सभी समझ गए कि वह सेठ को जानती है और मदद करने के लिए यहाँ है। फिन के समर्थन से वे आखिरकार बचाव दल की अग्रिम पंक्तियों की ओर बढ़ने में सफल रहे। हाँ, तो आप लोग आखिर तक जीवित रहने में कामयाब रहे। यह उनका अभिवादन था जो उन्हें अग्रिम पंक्ति से आगे निकलने के बाद मिला। घाटी ड्रैक्स के आधे अधूरे शवों से भरी हुई थी और यहाँ वहाँ बैठे साहसी और व्यापारियों का एक समूह था। उनका अभिवादन करने वाला व्यक्ति ए रैंक पार्टी का नेता था। 2 बी रैंक पार्टियों के प्रॉक्टर भी थे। ए रैंकर्स की तुलना में उनके उपकरण पूरी रात ड्रैक्स की भीड़ से लड़ने से काफी घिसे-पिटे लग रहे थे। परीक्षकों ने पीछे के व्यापारियों का बचाव किया था, यही एकमात्र कारण था कि वे अभी भी जीवित थे। हम भाग्यशाली थे, माइक ने आत्महीनता से कहा और पत्थर की दीवार के सहारे जमीन पर लेट गया। आखिरकार सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उनके शरीर का सारा तनाव दूर हो गया था। तनावपूर्ण रात और हाल ही में हुई लड़ाई के बाद वे सभी बहुत थक गए थे। ए रैंक के चेहरों पर भाव उनके चेहरे से ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी रात उनसे भी ज्यादा कठिन थी। अपने आप को छोटा मत समझो। ऐसी स्थिति में जीवित बचे रहने के लिए किस्मत से ज्यादा कुछ चाहिए। आशा करते हैं कि खतरे से निपटने के बाद हम कुछ और लोगों को ढूंढ सकें। फिन और सेठ ने एक दूसरे को देखा और बात करना चाहा, लेकिन परी को बुलाया गया और उसे खतरे से निपटने में मदद करने के लिए बचाव दल में वापस लौटना पड़ा। पार्टी व्यापारियों और परीक्षकों के साथ बैठ गई और उन्होंने पिछली रात के अपने ज्ञान को साझा किया। ए और बी रैंक ने पूरी रात पहाड़ों की गहराई से निकलने वाले ड्रैक्स से लड़ते हुए बिताई थी। उन्होंने कारवां के व्यापारियों की यथासंभव रक्षा की थी, फिर भी उनमें से केवल आधे ही बचे थे। बचे हुए लोगों में कारवां का मुखिया भी था। वह पहले ही ठीक हो चुका था, लेकिन उसका कवच टूट चुका था और वह अभी भी खून से लथपथ था। वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त एक बड़ी तलवार को गले लगाए हुए था, तो यही उसका हथियार था। व्यापारी गंदे, पसीने से तर और थके हुए लग रहे थे, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की। दूसरी तरफ उन्हें ड्रैक्स और वाइवन के बीच रात भर चले युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह ऐसी जानकारी थी जिसने न केवल परीक्षकों को ध्यान से सुनने के लिए मजबूर किया। एक लंबी दाढ़ी और आकर्षक लबादा पहने एक आदमी उनके पास आया। क्या तुम मुझे उस लड़ाई के बारे में और बता सकते हो? मुझे अपनी नासमझी के लिए खेद है। मैं वेंचुरी हूँ, ओरा का वाइस गिल्ड मास्टर। उसकी आंखों में चमक थी जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो। जब वे पिछली रात जो कुछ भी देखा था उसे याद कर रहे थे तो बूढ़ा आदमी सिर हिलाता रहा। सेठ को लगभग ऐसा लग रहा था कि ये सही जगह पर क्लिक कर रहे हैं और उसके दिमाग में काम कर रहे हैं। ओह हाँ, मेरे पास इस संबंध में एक और दिलचस्प जानकारी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि गिल्ड ने मेरी रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लिया, लेकिन मैं पहले भी इन ब्लिडस्लेव्स जैसी किसी चीज से मिल चुका हूँ। सेठ ने बताया, और इस तरह उसने कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ था उसे सीधे गिल्ड मास्टर को बताया। हो, ये वाकई दिलचस्प है। जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन जो हम यहाँ देख रहे हैं उसके संबंध में यह इस रहस्य को सुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
बूढ़े जादूगर ने उन्हें कोई निष्कर्ष नहीं बताया कि वह किस नतीजे पर पहुंचा है। उसने माफी मांगी और बी रैंक के दल में वापस चला गया, जो आखिरकार भीड़ के बचे हुए अवशेषों को मिटा रहा था। वे उन परीक्षकों से बेहतर नहीं दिख रहे थे जो पूरी रात लड़ते रहे थे जब वे बचे हुए लोगों के साथ उनके द्वारा बनाए गए कैंपफायर में शामिल हुए थे। न केवल सभी थक गए थे, बल्कि प्रेरणा भी कम हो गई थी जब उन्हें पता चला कि ड्रेक की लाशों को लूटा नहीं जा सकता। अधिकांश लाशें पहले ही घुल चुकी थी और हाल ही में मारे गए शव पहले से ही इतने क्षतिग्रस्त थे कि लूट से कोई वस्तु नहीं मिल रही थी। वेंचुरी ने परीक्षार्थियों के बचे हुए लोगों की तलाश के लिए 2 दलों को भेजा और एक को घाटी की रखवाली के लिए भेजा। परीक्षकों और सेठ की पार्टी को देखते हुए वह कैंप फायर की ओर बढ़ गया। ऐसा लगता है कि कारवां में बची हुई सारी लड़ाकू शक्ति आप ही है। ये शर्म की बात है। हमें उम्मीद थी कि हम रास्ते में जनशक्ति जुटा लेंगे और इतनी जल्दी थकेंगे नहीं। उन्होंने कहा और सुदृढ़ीकरण अभियान के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि ओरा में क्या हुआ था। क्या आप हमारे साथ चलेंगे और तोरा तक का बाकी रास्ता तय करेंगे या आप वापस लौटना चाहेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉर डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। हर पल को पकड़ो। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 107 अतिरिक्त आए। सर्वनाश का लोहार 107 अतिरिक्त आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ और फिनवाइस गिल्ड मास्टर की व्याख्या सुनते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। पहला उत्तर कारवां के लोगों से नहीं आया, बल्कि हाल ही में लड़ने वाले साहसी लोगों में से एक से आया। वाइस मास्टर, क्या आपको यकीन है कि हम इस खोज को जारी रखने के लिए फिट हैं? हम बिना किसी हताहत के लड़ने में कामयाब रहे, लेकिन इस लड़ाई के बाद हमारे सभी उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कारवां के अवशेष भी अब उतने ताजा नहीं दिखते। कुछ तो बोझ भी बन सकते हैं और हमें धीमा कर सकते हैं। उस आदमी ने व्यापारियों को एक तरफ से देखा। वेंचुरी ने साहसी व्यक्ति का निरीक्षण किया। हमारा उद्देश्य टोरा जाने वाले सभी यात्रियों को इकट्ठा करना और उनकी सुरक्षा करना है। सिर्फ टोरा तक पहुंचना नहीं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। वाइवन क्षेत्र से पैदल निकलने में 2 दिन लगते हैं और ओरा वापस पहुंचने में 5 दिन और लगेंगे। मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा जो जाना चाहता है। वह आदमी थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन सभी की चिंताएं एक जैसी थी। खोज में इतना पैसा नहीं था कि अगर उनकी चीजें वाकई टूट गई तो उनका खर्चा उठाया जा सके। यहाँ हर किसी को इस रास्ते पर चलते रहने के फायदे और नुकसान के बारे में सोचना था। सेठ ने आह भरी। मैं एक लोहार हूँ। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी वस्तुओं की मरम्मत कर सकता हूँ। उसने भारी मन से घोषणा की। यह उसकी ओर से एक बड़ा बलिदान था। क्यों? एक बार जब वह लेस देन सोल्समिथ ग्रेटर देन को यहाँ बुलाता तो वह वापस उसकी कार्यशाला में गायब हो जाता और सेरबेरस या तो काम करना बंद कर देता या बिना जरूरी संख्या में क्राफ्टिंग स्टेशन के पूरी तरह से गायब हो जाता। इसका मतलब था कि उसने एक हफ्ते के लिए बनाए जाने वाले स्केल को दिए जो सेरबेरस बना सकता था। लेकिन चूंकि वह मदद करने की स्थिति में था, इसलिए उसने आगे बढ़ने का दायित्व महसूस किया। ये निश्चित रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि यह भी रैंक के समूह की अच्छी पुस्तकों में शामिल होने का एक अच्छा मौका था। परीक्षा पहले ही गड़बड़ा गई थी, इसलिए अगर उसे खुद भी रैंक नहीं मिली तो वे मदद कर सकते थे। और भले ही सब कुछ ठीक रहा हो, अपने भावी ग्राहकों के लिए जाना कभी नुकसानदेह नहीं था। तुम एक लोहार हो? वेंचुरी और ए रैंक के नेता ने एक साथ पूछा। जबकि नेता थोड़ा हैरान था, उपमास्टर सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित था। बचाव दल के लोग सेठ पर संदेह से देख रहे थे, जिसने अचानक खुद को एक लोहार बताया। क्या तुम सच में लोहार हो? हमें अपना सामान तुम्हारे भरोसे क्यों छोड़ना चाहिए? ये वही आदमी था जिसने व्यापारियों को पीछे छोड़ने का सुझाव दिया था। सेठ एक महान लोहार है। यह एक छोटी परी की ऊंची आवाज थी जो अपनी मुट्ठियों से उस आदमी को हिंसक ढंग से धमका रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मुझे वास्तव में आपकी मदद न करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये वास्तव में मेरे लिए परेशानी का सबब नहीं है। सेठ ने कंधे उचकाए और फिन को शांत होने का संकेत दिया। अब सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। युवा मित्र, क्या आप हमें अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हैं? मैं वास्तव में आपको कुछ नहीं दिखाना चाहता। यह एक तरह का रहस्य है। आप मुझे बस कोई क्षतिग्रस्त वस्तु दे सकते हैं और मैं वहां गुफा में जाकर उसकी मरम्मत कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाकाव्य रेटिंग से नीचे की किसी भी चीज की मरम्मत कर सकता हूं। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन अंततः परीक्षा के एक प्रॉक्टर ने आगे बढ़कर सेठ को कवच के कुछ हिस्से थमा दिए जो पंजों के कारण टूटे हुए और कटे हुए थे। यहाँ ये वैसे भी टूटने के करीब है। अगर आप वास्तव में इसे ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई भी आप पर शक नहीं करेगा, और अगर आप असफल हो जाते हैं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। उसने सेठ को मुस्कुराते हुए कहा। वह उन लोगों में से था जो उन्हें देखते रहे थे। सेठ एक प्रतिभाशाली लोहार था। उसने अपने द्वारा पहने जाने वाले सामानों की गुणवत्ता के बारे में बताया। सेठ ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वह चाहेगा कि वे उसका प्रस्ताव स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इन लोगों ने कमोबेश उसकी जान बचाई। उनकी बदौलत वह कुछ घंटों के लिए आराम करने में सक्षम था और अब ठीक महसूस कर रहा था। उसने ब्रेक का उपयोग अपने पेट में बहुत सारा राशन डालने के लिए किया था और उसका मूड काफी हद तक बेहतर हो गया था। उसने कवच के टुकड़े पकड़े और ध्वस्त गुफा में चला गया। नहीं, इसने उस पल के मूड को थोड़ा खराब कर दिया, लेकिन सबसे पहले वह वेंचुरी की ओर मुड़ा। बेशक गिल्ड उपकरणों के रखरखाव शुल्क का अलग से ध्यान रखेगा, है ना? उसने मासूम मुस्कान के साथ पूछा। उपमास्टर ने मुश्किल से अपने चेहरे को सिकुड़ने से रोका। यह पहली बार था जब बूढ़े जादूगर ने अपना संयम खो दिया था। हाँ, बिल्कुल। गिल्ड आपको एक लोहार के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान एक साहसी के रूप में आपके काम से अलग से करेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे अपने काम के लिए भुगतान किया जाएगा, वह गुफा में प्रवेश कर गया। कुछ घोड़े और गाड़ियां वास्तव में ड्रेक के हमले से बच गई थी। कुशल बौने राजमिस्त्री के बारे में कम ही कहा जा सकता है। अधिकांश दीवारें सुरंगों के एक नेटवर्क के लिए खुरदरे प्रवेश द्वार में बदल गई थी। सेठ ने लेस देन स्पिरिट्स विद ग्रेटर देन को बुलाया और कवच को निहाय के पास ले आया। उसे जो कवच दिया गया था वह मिट्रिल और डार्क आयरन के मिश्र धातु से बना एक दुर्लभ रेटेड प्लेट कवच था। कवच को गर्म करने और वास्तव में उसे वापस आकार में ढालने के बजाय उसने महसूस किया कि अपने हथौड़े की विशेष क्षमता का उपयोग करना आसान था। भले ही इसमें मेहनत खर्च होता हो, लेकिन इस तरह से सामग्री में टूट फूट और कट को ठीक करना आसान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें रक्षा, सहनशक्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए 3 सरल मंत्र थे। सेठ ने मंत्रों का ये संयोजन पहले भी देखा था। लेस देन मंत्र ग्रेटर देन में सेठ का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं था कि वह खुद कई मंत्र लगा सके, लेकिन क्षतिग्रस्त स्थानों पर इसकी मरम्मत करने के लिए यह पर्याप्त था। लेस देन डिंग। आपने एक दुर्लभ वस्तु को सफलतापूर्वक बहाल कर लिया है। प्रवीणता प्राप्त हुई। ग्रेटर देन। अब तक वह सिर्फ अपनी ही वस्तुओं की मरम्मत करता था, इसलिए जब उसे यह सूचना मिली तो वह हैरान रह गया। उसके लेस देन जादू ग्रेटर देन और लेस देन लोहार ग्रेटर देन दोनों में 3% की वृद्धि हुई। उसने सिर्फ एक वस्तु की मरम्मत की थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छी मात्रा में प्रवीणता प्राप्त हुई। तब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ बी रैंक के साथ उसकी प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि वस्तुओं की मरम्मत करना उसके लिए वाकई एक अच्छा सौदा था। जब वह 25 मिनट बाद वापस आया और उसके पास एक नया कवच था, तो उसने देखा कि साहसी लोग दंग रह गए। क्या यह वाकई इतना प्रभावशाली था कि वह इसे ठीक करने में सक्षम था? क्या तुमने वाकई उस टूटे हुए कवच को सिर्फ आधे घंटे में ठीक कर दिया? बी रैंक ने सेठ को उसका कवच वापस देते हुए कहा। उन्हें उम्मीद थी कि इतना युवा लोहार शायद एक दुर्लभ रेटेड आइटम को मुश्किल से ठीक कर पाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि आइटम इस्तेमाल करने लायक होंगे, लेकिन पूरी तरह से बहाल नहीं होंगे। उनके अविश्वास भरे भावों को देखकर सेठ को यह विचार आया कि उसकी लोहारी की बढ़ी हुई शिल्पकारी गति उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। ये जितनी अच्छी दिखती है उतनी ही अच्छी होती है। उन्हें उसे पश्चिम के सबसे तेज लोहार के रूप में पूजना चाहिए। ओह, शायद नहीं। लड़कियां शायद गलत समझ ले कि इसका क्या मतलब था। सबसे तेज लोहार, बस इतना ही काफी है।
जब वह अपनी खुद की किंवदंती पर अचंभित हो रहा था, तो साहसी लोगों के समूह उसके सामने सामान्य, असामान्य और दुर्लभ वस्तुओं का ढेर लगाते जा रहे थे। 20 से अधिक साहसी लोगों के एकत्रित उपकरण उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे। उसने वेंचुरी की ओर देखा जो भी थोड़ा हैरान दिख रहा था। मुझे हर उस वस्तु के लिए भुगतान किया जाएगा जिसे मैं ठीक करूंगा, न कि उस समय के लिए जो मैं लगाऊंगा। सेठ ने कहा और सभी वस्तुएं एकत्र कर ली। उसने बूढ़े जादूगर को पीछे छोड़ दिया जो ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था और गुफा में प्रवेश कर गया। सभी अलग-अलग वस्तुओं को देखते हुए उसे कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनके बारे में उसे पता नहीं था और जिनके बारे में उसे कोई खाका नहीं था। सेठ ने इस मौके का इस्तेमाल लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखें ग्रेटर देन के लाभ को परखने और उन वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जिनके बारे में वह नहीं जानता था और उन्हें फिर से जोड़ने और मरम्मत करने से पहले उनका खाका हासिल किया। वे उसके पहले कुछ दुर्लभ खाके थे लेकिन उन सभी में उच्च सामग्री की आवश्यकता थी। लेस देन डिंग कौशल ब्लूप्रिंट लव पॉइंट टू ब्लूप्रिंट लव 0.3 बन गया है। ग्रेटर देन अचानक उसका लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन स्तर ऊपर हो गया। तो ये भी उसके ब्लूप्रिंट कौशल को ऊपर उठाने का एक तरीका था। वास्तव में क्षतिग्रस्त चीजों को छोड़कर उसे फौज की भी आवश्यकता नहीं थी। हथियारों को ज्यादातर फिर से धारदार बनाने की जरूरत थी और वह पीसने का काम सिर्फ पर छोड़कर समय बचाने में सक्षम था। इस बीच खोज दल वापस आ गए थे। उन्हें वास्तव में कुछ जीवित बचे लोग मिले थे जो कल रात भाग गए थे। वे उन प्रॉक्टरों से भी बदतर लग रहे थे जिन्होंने पूरी रात लड़ाई लड़ी थी। उनके कवच और हथियार टूट गए थे और उन्होंने अपने साधारण अतिरिक्त कपड़े पहने थे बस नग्न न होने के लिए। उनके वापस आने के साथ सेठ का काम फिर से बढ़ गया। सेठ को उपकरणों को ठीक करने में दोपहर हो गई। सभी आइटम दुर्लभ नहीं थे और उन्हें कई प्रतिशत दक्षता मिली, लेकिन कई आइटम थे और उन्होंने लेस देन जादू ग्रेटर देन और लेस देन लोहार ग्रेटर देन का स्तर हासिल किया। सभी साहसी लोगों की आंखें चमक रही थी जब उन्हें उनके मरम्मत किए गए उपकरण वापस मिले जो पहले दिन चमक रहे थे जब उन्होंने इसे खरीदा था। सेठ ने उन गाड़ियों की भी मरम्मत की जो अभी भी बची हुई थी। जब सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो गए और उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने उन गाड़ियों में जितना संभव हो सके उतना सामान पैक कर लिया जो अब इस्तेमाल करने लायक थी। गाड़ियों को खींचने के लिए मजबूत घोड़ों का इस्तेमाल किया गया जबकि बाकी साहसी जो गाड़ियों पर फिट नहीं हो पाए सामान्य घोड़ों पर सवार हुए। इस तरह कारवां पहले से लगभग दोगुनी गति से चलने लगा और उन्होंने शाम को अगले चेक पॉइंट पर पहुंचने का अनुमान लगाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 108 छोटा ब्रेक। सर्वनाश का लोहार 108 छोटा ब्रेक एड बाय पब फ्यूचर। सेठ फिन वापस आ गया था। फिन ने उसे और पार्टी को उनकी गाड़ी पर पाया। परी उसके परिचित कंधे पर बैठ गई और उसके चेहरे को गले लगा लिया। फिन दोस्तों ये फिन है। वो एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसने अक्सर मेरी यात्रा में मेरी मदद की है। उसने परी को पार्टी में पेश किया। एक एक करके उसने पार्टी के सदस्यों को फिन से भी मिलवाया और उन्होंने उसका दोस्ताना और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना अजीब लगा जिसने एक वाइवरन को बुरी तरह पीटा था उनके सामने प्यारा व्यवहार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम्हें घर पर कुछ काम नहीं था? मुझे लगा था कि तुम लंबे समय तक नहीं रहोगे। फिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब उसने बताया कि वह क्यों चली गई थी और घर लौटने के बाद क्या हुआ था। वह अभी अभी पार्टी से मिली थी इसलिए सेठ के साथ रोमांच के लिए शादी से भाग जाने की बात करना उसके लिए थोड़ा शर्मनाक था। लोग उनके रिश्ते को गलत समझ सकते थे। फिर सेठ ने उसे ओरा में बिताए अपने समय के बारे में बताया और पार्टी के सदस्य ने बार-बार बताया कि यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने साथ में अनुभव किया था। जब उसने उन्हें बताया कि उसने कैसे एक दुकान खोली तो पार्टी के सदस्य ने भी फिन की तरह ही दिलचस्पी से सुना। जब उसने बताया कि मीना ने उसे मान से मिलवाकर उसकी कितनी मदद की है तो सेठ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। परी के उनके साथ आने के बाद से कैटेगरल ने ज्यादा बात नहीं की थी, बावजूद इसके कि वह मिलनसार स्वभाव की थी। सेठ को यकीन था कि वह परी के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाएगी। क्या हुआ? सेठ लोगों को पढ़ने में अच्छा नहीं था, वह ये जानता था। और बहुत से परेशान करने वाले उपन्यासों के कथानकों से वह जानता था कि किसी के व्यवहार को बहुत अधिक पढ़ने से मूर्खतापूर्ण गलतफहमियां पैदा होंगी। इसलिए उसने वही किया जो हर मूर्ख मुख्य पात्र को करना चाहिए। लोहार ने फिन को पार्टी के साथ छोड़ दिया और चुप मीना के पास बैठ गया। क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो? उसने उससे पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। जानवर जैसी लड़की ने बड़ी-बड़ी नम आंखों से उसे देखा जैसे कोई पिल्ला हो। मेरा पसंदीदा खंजर टूट गया, उसने कांपती आवाज में कहा। सेठ खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने सोचा था कि यह कोई ज्यादा गंभीर बात है। मतलबी तुम मेरी पीड़ा पर कैसे हंस सकते हो? उसने सेठ को हिलाना शुरू कर दिया। मुझे वह खंजर बहुत पसंद आया। इसे खरीदने के लिए मुझे कई हफ्तों तक पैसे बचाने पड़े। यह मेरा गौरव और खुशी थी। अब मुझे अपने घटिया स्पेयर का इस्तेमाल करना होगा। आखिरकार उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह इस बारे में वाकई गंभीर लग रही थी, लेकिन वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे कसकर गले लगाने से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मेरे पास अभी भी कुछ अच्छे खंजर हैं। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे पसंदीदा खंजर का विकल्प नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे अतिरिक्त खंजर से बेहतर होना चाहिए। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुफ्त सामान नहीं दोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं। वह हकलाते हुए बोली और शर्मा गई। वह वास्तव में उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने से परहेज किया। उसने अपने पास रखे कुछ सांप के खंजरों में से एक निकाला और उसे उसके हाथ में थमा दिया। जब बात मित्र और जीवन रक्षक की आती है तो बात अलग होती है। उसने खंजर लिया और शुद्ध सफेद हड्डी के खंजर को देखते हुए बड़ी-बड़ी आंखें बनाई। वह उसका मूल्यांकन नहीं कर सका, लेकिन एक हत्यारे के रूप में उसके पास एक अच्छे खंजर को पहचानने के लिए पर्याप्त अनुभव था। उसने उसके साथ थोड़ा खेला और फिर उसे खुशी से गले लगा लिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर उसने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया क्योंकि वह पूरी तरह से अपने नए खिलौने में व्यस्त थी। जब वह बैठा तो उसे लगा कि एक परी उसके कंधे पर उतर आई है। फिन कुछ सप्ताह के लिए चला गया है और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। क्या तुम फिन की वजह से ही रुके हो? उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उत्सुकता से पूछा। गर्लफ्रेंड सेठ ने एक पल के लिए सोचा लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। मुझे नहीं पता, इसकी शुरुआत एक रात के साथ हुई और मुझे वह पसंद है। हालांकि ये वास्तव में ऐसा रिश्ता नहीं है जहां मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहूं। हमने अभी तक कोई गंभीर डेट भी नहीं की थी। उसने सोचा। ये सच था, उन्होंने वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो पारंपरिक जोड़े करते हैं। वह भी उसके प्रति बहुत प्यार से पेश नहीं आई। और मीना क्या सोचती है? मुझे लगता है कि वह मुझे मेरे डिवाइस और सहनशक्ति के लिए पसंद करती है। मैंने सुना है कि दूसरे लोगों को उसके साथ एक रात बिना किसी नुकसान के गुजारना मुश्किल लगता है। अगर सेठ को इस रिश्ते का वर्णन करना होता तो वह शायद फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होता। उसे बस यह नहीं पता था कि जादुई मध्ययुगीन संस्कृति में ऐसा कुछ होता है या नहीं। फिन ने उसे हैरान होकर देखा। तो क्या यही था? उसने वाकई सोचा था कि सेठ को प्यार हो गया है या कुछ और। उसे राहत मिली कि आखिरकार उसे सिर्फ एक सेक्स टॉय के तौर पर इस्तेमाल किया गया और वह मजे कर रहा था। इसने उसके दिल से एक छोटा सा बोझ हटा दिया जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह वहां था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बाकी समय वे एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हुए बिताते हैं। अगले चेक पॉइंट की ओर जाते समय वाइवन या ड्रैक्स द्वारा कोई बाधा नहीं डाली गई। केवल छोटे राक्षस थे जिनसे घोड़ों पर सवार लोग आसानी से छुटकारा पा सकते थे। इस मार्ग पर उन्हें कोई अन्य यात्री नहीं मिला जिसे उन्हें बचाना था। अब तक वे जिस एकमात्र अन्य यात्री से मिले थे वह पहले चेक पॉइंट पर व्यापारी थे। उनमें से कोई भी पहली रात जीवित नहीं बचा। सौभाग्य से अगला चेक पॉइंट कोई गुफा नहीं था। यह एक विशाल पठार पर शुद्ध सफेद क्रिस्टल का एक बड़ा स्तंभ था। क्रिस्टल के चारों ओर पत्थर में जादुई संरचनाएं उकेरी गई थी और इसने एक बड़ा बल क्षेत्र बनाया जो विशेष रूप से वाइवन को पीछे हटाता था। अन्य राक्षस अभी भी शिविर के पास हो सकते थे, लेकिन कम से कम वे वाइवन से सुरक्षित थे। वे वास्तव में शिकारियों और फेरी वालों के एक समूह से मिले जिनके साथ कुछ साहसी लोग थे जिन्होंने दूसरे चेक पॉइंट पर डेरा डाला था।
शिकारी ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने इन पहाड़ों में अकेले रहने की हिम्मत की। उनकी जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कल रात जो कुछ देखा था वह पूरे वाइवन क्षेत्र में हुआ था। शिकारी आसपास से पीछे हट गए थे और यहाँ इकट्ठा हुए थे क्योंकि यह सबसे सुरक्षित जगह थी। व्यापारी पिछली रात से यहाँ रुके हुए थे क्योंकि वे अपने साथ मौजूद कुछ साहसी लोगों के साथ थोड़ी सुरक्षा के साथ आगे यात्रा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कारवां और सुदृढ़ीकरण दल का खुशी से स्वागत किया क्योंकि वे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता थे। कारवां ने इन नए लोगों के साथ बैठक की और आने वाली रात के लिए पहरेदारी की ड्यूटी तय की। उन्होंने बड़े-बड़े अलाव जलाए और प्रेरणा बढ़ाने के लिए वास्तविक भोजन पकाना शुरू किया। क्या अंधेरी रात में बड़ी रोशनी करना हमला करने का निमंत्रण नहीं था? वास्तव में नहीं। जो राक्षस वास्तव में रात में शिकार करते थे उनकी रात की दृष्टि अच्छी थी। वे चमकदार चकाचौंध करने वाली रोशनी से दूर रहते थे। जैसा कि सेठ ने अनुमान लगाया था, फिन आसानी से अपने दल के बाकी सदस्यों के साथ घुल मिल गया। भोजन के दौरान सेठ की नजर विभिन्न दलों के 10 बचे हुए लोगों पर पड़ी जो तकनीकी रूप से अवनग्न और निहत्थे थे। 2 कास्टरों को छोड़कर वे उन व्यापारियों से बेहतर नहीं थे जिन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। शायद वह इस मौके का इस्तेमाल कुछ और व्यापार करने के लिए कर सकता था। सेठ वेंटुरस टेंट के पास पहुंचे। सभी के लिए बड़े टेंट तैयार नहीं थे, केवल ए रैंक के लिए। बाकी सभी को साधारण कैंपफायर पर ही रहना पड़ा। ये सुबह का समय बचाने के लिए था। टेंट से आवाजें सुनी जा सकती थी। वे शायद अपने अगले कदमों के बारे में बात कर रहे थे। हेलो वाइस मास्टर, उसने पुकारा। आवाजें शांत हो गईं। सेठ, क्या ये तुम हो? बूढ़ा जादूगर अपने तंबू से बाहर आया। हाँ, मेरे पास एक छोटा सा प्रस्ताव है। मैंने देखा कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो संभावित मारक क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके पास उपकरणों की कमी है। सेठ का सुझाव सरल था। वह एक टेंट खरीदेगा, उन लोगों के लिए कुछ सामान बनाएगा और जाहिर है कि गिल्ड इसका भुगतान करेगा। ये लालची छोटा वेंचुरी के नेक चेहरे पर साफ लिखा हुआ था, लेकिन सेठ को फिर भी टेंट मिल गया और एक लिखित वादा कि गिल्ड दिए गए उपकरणों का भुगतान करेगा। सेठ ने नंगे लोगों से मुलाकात की और उन्हें सौदे के बारे में बताया। उसने कुछ मोटे तौर पर माप लिए और फिर वापस जाने से पहले उनसे हथियार की पसंद के बारे में पूछा। वह टेंट में पहुंचा जो उसके लिए जल्दी से तैयार किया गया था और उसने अपने स्मिथी और सेरबेरस को बुलाया। प्लेट्स और चमड़े का एक सरल मिश्रित कवच सेरबेरस के साथ बहुत आसान हो गया। सेठ ने लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन से सरल हथियार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि गोलेम ने अपने नंगे हाथों से स्टील प्लेट बनाने पर काम किया। कवच और हथियारों के 8 सरल सेट 3 घंटे के रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए थे। वे अच्छे या पॉलिश नहीं दिखते थे, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा था और उन्हें असामान्य दर्जा दिया गया था। वे पर्याप्त होंगे। खुरदरे दिखने के बावजूद साहसी लोग अब नग्न न होने से खुश थे। वेंचुरी के पास मूल्यांकन कौशल था और उसने वस्तुओं को एक बार देखा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था क्योंकि उन सभी को असामान्य दर्जा दिया गया था। उसके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था और सेठ ने उसके और उसकी पार्टी के लिए रात भर रहने के लिए एक तंबू जीता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 109 तोरा तक पहुंचना। सर्वनाश का लोहार 109 तोरा तक पहुंचना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात शांत थी। वे अगले दिन भी यात्रा करते हैं। क्या वाइवन ब्लडस्लेव ब्रैक्स के खिलाफ लड़ाई से थक गए थे? चाहे जो भी कारण रहा हो, सेठ और बाकी लोग खुश थे कि उन्हें लड़ाई नहीं करनी पड़ी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी यात्रा आरामदायक हो गई। चोरा के करीब आते आते क्षेत्र की जलवायु और भी खराब होती गई। बर्फ ने पूरे वातावरण को ढक लिया था और कठोर ठंड उनके कवच में घुस गई थी। हवा उनके कपड़ों और गाड़ियों के कवर को खींचती रही। यही कारण था कि वे खुश थे कि कोई हमला नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों में लड़ना भयानक होता। यहाँ तक कि बातचीत करने का मूड भी उनके दांतों की खड़खड़ाहट में बदल गया था। अतिरिक्त शिकारियों और व्यापारियों के साथ उनकी कंपनी बढ़ गई थी। शिकारी उपयोगी थे क्योंकि वे क्षेत्र को जानते थे और अपने आसपास की जगहों का पता लगा सकते थे। उन्हें सड़क के किनारे कुछ जमी हुई लाशें मिली, लेकिन इस बात के कोई ठोस संकेत नहीं थे कि उन्हें राक्षसों या जलवायु ने मारा था। पुजारियों ने दया दिखाई और ठंड से लड़ने के लिए बर्फ पर कुछ वन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वे अगले चेक पॉइंट पर पहुंचे तो उन्हें बहुत राहत मिली। एक प्राकृतिक गंध झरना। उस जगह से सल्फर और अन्य ज्वालामुखी गैसों की गंध आ रही थी, इसलिए यह अच्छी गंध नहीं थी। किसी को भी डुबकी लगाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भूतापीय ऊर्जा से गर्म बौने की गुफा में यह अच्छा और गर्म था। इस रात के दौरान उन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई थी ताकि वे उस आखिरी गुफा में जो कुछ हुआ था उसे रोक सकें जिसमें वे रुकने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी रात लगभग संदिग्ध रूप से शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात एक झूठ थी। वे सुबह जल्दी निकल पड़े। उनका लक्ष्य अगली चेक पॉइंट को छोड़ना और शाम को तोरा पहुंचना था। हाल ही में आई शांति ने उनकी सतर्कता को कम कर दिया था। दोपहर में जिस घाटी में वे दाखिल हुए उसने इसे पूरी तरह बदल दिया। सड़क बर्फ की मोटी परत से ढकी एक छोटी सी घाटी से होकर गुजरती थी। बर्फ से चिपकी हुई बहुत सी जमी हुई लाशें और शरीर के अंग थे। अंगों के जंगल की तरह वे बर्फ के नीचे से आसमान तक पहुंच रहे थे। शिकारियों के हैरान चेहरे को देखकर लगता है कि यह यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या यह एक बड़ा कारवां था जिस पर ड्रैक्स ने घात लगाकर हमला किया था, या फिर वाइवन ने अपने शिकार को भोजन जमा करने के लिए यहाँ फेंक दिया था? कारण चाहे जो भी हो, कारवां के लोग इस भयावह दृश्य से तेजी से गुजरने की कोशिश करते हुए घबराए हुए थे। इसने सेठ को खेलों और फिल्मों के कई दृश्यों की याद दिला दी। उसके मन में पूरी घाटी को पहले से ही आग में झोंक देने की प्रबल इच्छा थी। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई वास्तविक खतरा था। सेठ अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं कर सकता था और संभवतः अपने आगजनी करने वाले शीर्षक को बढ़ा नहीं सकता था बिना किसी कारण के, लेकिन सावधानी बरतने के कारण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वे घाटी के निचले हिस्से में पहुंचे तो सेठ ने अपनी आंखों के कोने में एक छोटी सी हलचल देखी। मैं जानता था, वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने हरकतें देखी थी। कई साहसी लोगों ने युद्ध की मुद्रा अपनाई और वेंचुरी के आदेश देने के तुरंत बाद उनके साथियों ने भी ऐसा ही किया। लाशें धीमी थी, इसलिए वाइस मास्टर ने तेजी से काम किया और समय का सदुपयोग किया। कारवां के वैगनों को आसानी से बचाव योग्य घेरा बनाने के लिए ले जाया गया, जिसमें घोड़े और गैर लड़ाकू बीच में थे। वैगन किले की रक्षा के लिए पार्टियां एक क्रम में खड़ी हो गईं। उनके आसपास की सभी क्षतिग्रस्त और जमी हुई लाशें टूटी हुई और अनियमित हरकतों में चलने लगी। उन्हें टूटी हड्डियों पर चलते देखना बहुत ही अस्वाभाविक और अप्रिय लगता है। उनकी टूटी हुई भुजाएं अजीब कोनों में मुड़ी हुई हैं, जैसे कि उनमें कई जोड़ हो। लेस देन लाश कठपुतली लव.24 ग्रेटर देन। कठपुतली ने संकेत दिया कि कोई इन चीजों को नियंत्रित कर रहा था। धीमी गति से चलने वाली कठपुतलियों के बीच बर्फ से अधिक चुस्त छायाएं उभरी। लेस देन ब्लडस्लेव लव 32 ग्रेटर देन। वे वही प्राणी थे जिनसे सेठ की मुलाकात परित्यक्त कालकोठरी में हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सावधान रहो, जो तेज हैं वे अपने स्तर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। उसने दूसरों को चेतावनी दी क्योंकि वे सड़े हुए मांस की दीवार से बचाव के लिए तैयार थे। केवल मरे हुए लोग। फ्रंटलाइनर्स वैगन फोर्ट को घेर रहे थे, जबकि कास्टर और रिंस्ड यूनिट वैगन और गाड़ियों पर खड़े होकर धीरे-धीरे उन्हें घेरने वाले राक्षस पर हमला कर रहे थे। लाश की कठपुतलियां डी रैंक या साधारण व्यापारियों के लिए खतरा पैदा कर सकती थी, लेकिन उनके लिए कोई खतरा नहीं था। उनकी संख्या के बावजूद सेठ की चेतावनी के बिना भी रक्तदासों की ताकत एक आश्चर्य हो सकती थी, लेकिन इसके साथ ही लोग सतर्क रहे। मानवरूपी रक्तदास अधिकतम सामान्य सी रैंक के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन बी और ए रैंक से भरी इस पार्टी के लिए नहीं। भले ही वे अपने स्तर से अधिक शक्तिशाली हों, एक वास्तविक बी रैंक साहसी लव.50 जोड़ था और शक्तिशाली वस्तुओं से सुसज्जित था। ये केवल समय की बात थी कि मरे हुए और रक्तदासों को शक्तिशाली साहसी लोगों के हाथों से मिटा दिया जाएगा। जिसने भी यह जाल बिछाया था उसने उम्मीद की थी कि भालू नहीं, खरगोश इसमें शामिल होंगे। सेठ की नजर में शक्ति का सबसे आकर्षक प्रदर्शन शायद वेंचुरी था। बूढ़े जादूगर ने 5 मिनट तक कुछ मंत्रोच्चार किया और अचानक ऊर्जा की एक लहर छोड़ दी।
कोई आज्ञा महान विशेष प्रभाव नहीं था, लेकिन उनके चारों ओर 50 मीटर के दायरे में सभी लाश की कठपुतलियां अचानक फफोले पड़ने लगी, जैसे कि वे जल गई हों और सड़ी हुई कीचड़ के पोखर में पिघल गई हों। ये सेठ द्वारा घर छोड़ने के बाद देखी गई सबसे भयावह प्रक्रियाओं में से एक थी। कारवां ने 2 घंटे तक कीड़ों को खत्म करने के बाद जल्दी से घाटी छोड़ दी। सेठ को एक स्पष्ट भावना हुई कि कोई नहीं चाहता था कि कोई तोरा तक पहुंचे। फिन ने उन्हें बताया था कि ओरा में क्या हुआ था, कैसे कुछ ऐसा था जिसने वाइवन को परेशान कर दिया था और तोरा ने उन्हें नहीं बताया। अब ये स्पष्ट लग रहा था कि उन्हें किस बात ने परेशान किया था, लेकिन इन बातों को गुप्त रखने का उनका क्या कारण था। घाटी में खोए समय की भरपाई के लिए उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। बचाव दल के साथ आए शक्तिशाली घोड़े भी धीरे-धीरे अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच रहे थे। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि वे कितने मजबूत थे। सिर्फ एक सवार वाले सामान्य घोड़ों को गाड़ियों को खींचने में उनके साथ बने रहने में मुश्किल हो रही थी। रास्ते में इस तरह के और भी जाल थे। पीड़ितों या राक्षसों की लाशें अचानक हिलती-डुलती और हमला करती थीं। पहले के विपरीत वे रुकते नहीं थे, बल्कि धीमी गति से मरे हुए लोगों के पास से तेज गति से गुजर जाते थे। वेंचुरी का फैसला तेज और कुशल होने का था। उसने अब और कोई अनावश्यक लड़ाई नहीं की। दूसरी ओर साहसी लोग रुककर लड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि गैर लड़ाकू भी यही चाहते थे। ज्यादातर वैगन स्प्रिंग लोडेड नहीं थे और उबड़-खाबड़ सड़कों पर पूरी गति से चलते थे। वे इस यातना से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इससे भी बड़ी खुशी तब हुई जब उन्होंने आखिरकार टोरा को क्षितिज पर देखा। शहर ओरा से बहुत छोटा था, लेकिन निर्माण में समान था। शहर का सबसे बड़ा हिस्सा एक पर्वत शिखर की ढलानों के भीतर स्थित था, जिसमें केवल एक छोटा सा हिस्सा इमारतों और घरों का था, जो एक बड़ी शहर की दीवार से घिरा हुआ था। बाद में शहर कम और किलेबंद बस्ती ज्यादा थी। दूसरी ओर क्या तोरा भूमिगत बौने राज्यों का द्वार था, जबकि ओरा की समृद्धि और आकार उन कई खदानों से आया था जिनसे वह जुड़ा हुआ था। तोरा एक चौराहा था जहां विभिन्न बौने शहरों के कई व्यापार मार्ग एक साथ आते थे और सतह से जुड़ते थे। यह महान व्यापार केंद्र उनके सामने चिंताजनक चुप्पी में पड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 110 तोरा छोड़ना। सर्वनाश का लोहार 110 तोरा छोड़ना एड्स बाय पब फ्यूचर। तोरा के बड़े लोहे के दरवाजे बंद थे। शहर के चारों ओर की सड़कें और पहाड़ खाली थे। वहां सिर्फ तीखे पत्थरों और खामोश बर्फ पर बर्फीली हवाओं की चीख थी। सेठ को नहीं पता था कि मध्ययुगीन सिटिंग में एक काल्पनिक शहर दूर से कैसा लगता होगा, लेकिन सन्नाटा बेचैन करने वाला था। और वह अकेला नहीं था जो कुछ अन्य साहसी लोगों के हाव भाव से अंदाजा लगा सकता था। वेंचुरी और एरेंक्स कारवां के आगे बढ़े और गेट में लगे छोटे दरवाजे पर दस्तक दी। गेट के ऊपर एक जादुई लालटेन जल उठी। आप कौन है? अपना काम बताओ। ऊपर गेट हाउस से एक कर्कश और आक्रामक आवाज गूंजी। कांटे के बीच एक दाढ़ी वाले बौने का गंदा चेहरा दिखाई दिया। मैं वेंचुरी हूँ, ओरा का वाइस गिल्ड मास्टर। हम कारवां और बचाव दल हैं। आपको हमारे मिशन के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। गेट खोलो और हमें अंदर आने दो। हम चले जाओ। शहर में घुसकर तुम्हें पछतावा होगा। बेहतर होगा कि तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ। आवाज में कड़वाहट थी, लेकिन अंदर ही अंदर हार मानने का भाव भी झलक रहा था। हम थक चुके हैं और हमारे वाहन भी थक चुके हैं। जल्दी ही रात हो जाएगी और हम सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। कृपया हमें अंदर आने दें। वेंचुरी ने जोर दिया। उन्हें बौने के कारणों का पता नहीं था, लेकिन वे रात के दौरान बाहर नहीं रह सकते थे। ठीक है, ये तुम्हारा निर्णय है, बस बाद में मुझे दोष मत देना। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। जंजीरों की खटखट और गेरों की खनक के साथ थके हुए कारवां के लिए तोरा के द्वार खुल गए। तोरा की सड़कें खाली थी और पहाड़ों की तरह ही शांत थी। यहाँ क्या हो रहा है? मीना उसके बगल में बुदबुदाई। फिन के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। उन्होंने सिर्फ कुछ गार्ड देखे जो गार्ड के घर से आए थे। वह गुस्सेल बौना दरअसल गार्ड का कप्तान था और उसने मीना के अनजाने में बुदबुदाहट सुनी। उन्होंने कहा, अधिकांश नागरिकों को पहले ही निकाल लिया गया है। तोरा अब लॉकडाउन में है। आपको सुबह ही निकल जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वास्तव में स्थिति क्या है? वेंचुरी ने गार्ड कैप्टन से पूछा। वेंचुरी ने फैसला किया कि पार्टी को भी ये सुनना चाहिए, इसलिए बौने ने समझाना शुरू किया। तोरा को एक बड़े क्षेत्र के अभिशाप जैसी किसी चीज ने मारा था। वास्तव में न केवल तोरा, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों का पूरा क्षेत्र अभिशाप से प्रभावित था। जितना अधिक समय तक कोई प्रभाव के क्षेत्र में रहता, अभिशाप उतना ही मजबूत होता और खुद को एक भयानक महामारी के रूप में प्रकट करता जो संक्रमित को राक्षस में बदल देता। वे रक्तदास बन गए। किसी का स्तर जितना कम होता, प्रभावित होना उतना ही आसान होता। जीवित लोगों को संक्रमित करने के अलावा यह मृतकों को पुनर्जीवित करता है, जो नेक्रोमेंसर के जादू की तरह है। लाश जितनी मजबूत होती है, परिणाम स्वरूप मरे हुए लोग उतने ही मजबूत होते हैं। बौनों की अनगिनत पीढ़ियां टोरा के नीचे पत्थर के तहखानों से उठी थी और भूमिगत शहर के माध्यम से प्रयास कर रही थी। उन्हें अन्य भूमिगत शहरों के लिए मार्ग सुरक्षित करने और नागरिकों को निकालने में बहुत खर्च करना पड़ा, इससे पहले कि अभिशाप महामारी उनमें से बहुत से लोगों को प्रभावित कर सके। केवल पुजारी और पहरेदार ही पीछे रह गए और खाली शहर की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। शहर में घूमना अभी भी खतरनाक था, क्योंकि खूनी गुलामों को खत्म करना मुश्किल था। पहरेदार उन्हें शहरों में कई सराय में अलग कर देते हैं, जहां वे रात भर रुक सकते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि परी ने सेठ की छाती पर सोने पर जोर नहीं दिया और एक कमरा ले लिया। कारण जल्द ही पता चल गया जब एक दबी हुई मीना उसके कमरे में घुस गई। उसकी इच्छा वास्तव में कुछ और ही थी। ये बात उसके परी मित्र ने भी स्वीकार की। उसे नहीं पता था कि ये दोनों इतने करीब आ गए थे। सेठ की भविष्यवाणियों के विपरीत तोरा में कोई जीवन धमकाने वाली कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मीना ने बहुत कोशिश की। कारवां ने अपने व्यापारिक साझेदारों के गोदामों में माल उतार दिया था। इस संबंध में शहर की स्थिति ने नियोजित प्रक्रिया पर बहुत कम प्रभाव डाला। शुरू से ही कारवां ने एक रात से ज्यादा रुकने की योजना नहीं बनाई थी। बेशक ये जानने से पहले कि पूरा क्षेत्र शापित और खतरनाक था, उन्होंने ओरा में वापस लाने के लिए कुछ भी लोड करने से परहेज किया और जितना संभव हो सके उतना हल्का यात्रा करने का फैसला किया। सुबह सभी साहसी और यात्री घोड़े पर बैठकर वापस लौटने के लिए तैयार थे। सेठ वास्तव में सिस्टम और उसके एज की रिकवरी के लिए आभारी था। गाड़ी की सवारी करने से उसके नितंब में दर्द होने के कारण वह घोड़े की सवारी नहीं कर पाता। इसे और भी सुखद बनाने के लिए सेठ को घोड़े की सवारी करना नहीं आता था। उसे मीना के साथ एक मजबूत घोड़े पर सवारी करने का मौका मिला और वह उसे पीछे से गले लगा सका। हंग, अरे बंद करो इसे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह सार्वजनिक रूप से थोड़ा आक्रामक हो गया और लगातार शर्माता रहा, तो वह अप्रत्याशित रूप से शर्मीली हो गई। लेकिन उसे यह इतना नापसंद नहीं था कि वह उसे रोक सके। उसे तंग करना बंद करो। ये फिन था जो उसकी ओर से परेशान हो गया और उसने सेठ को व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। सेठ ने जो सोचा था उसकी तुलना में इस तरह से वापस यात्रा करना एक सुरक्षित तरीका था। कल उसे डर था कि शायद उन्हें ओरा वापस जाने के लिए उन मरे हुए सुरंगों का उपयोग करना पड़ेगा। वह वास्तव में खुश था कि उसे इस तरह के रोमांच में भाग नहीं लेना पड़ा। एक सुंदर लड़की को पकड़कर घोड़े पर सवार होना उछलती गाड़ी की सवारी करने से कहीं बेहतर था। चोरा के पहरेदार इतने दयालु थे कि उन्होंने उन्हें वापसी के लिए मोटे गर्म कपड़े दिए। 3 दिन बाद वे ओरा वापस आ गए। यात्रा में कुछ झगड़े हुए, लेकिन कोई खतरा नहीं था। उन्होंने फिर से वाइवन या ड्रेक नहीं देखे थे। ओरा बदल गया था। सड़कों पर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी और सड़कों पर गश्त करने वाले बहुत से गार्ड थे। सेठ को यह नहीं पता था कि ये उसकी रिपोर्ट के नतीजे थे। वेंचुरी ने वह नहीं भुलाया था जो युवा लोहार ने उसे बताया था। उसने तोरा में गिल्ड की सुविधाओं से ओरा की गिल्ड शाखा से संपर्क किया और उन्हें अभिशाप के बारे में चेतावनी दी और संभावना जताई कि यह ओरा में भी हो रहा है। प्रतिक्रिया के रूप में गिल्ड ने उस कालकोठरी पर कार्रवाई करने के लिए एक रैंक पार्टी भेजी, जिसके कारण उन्हें एक अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न हुई जो संभवतः अभिशाप स्थापित करने का हिस्सा था। फिर भी ओरा में शायद इस तरह के और भी छोटे कालकोठरी थे, इसलिए अभिशाप को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका। इसका परिणाम ये हुआ कि शहर अभिशाप के एक गंभीर रूप से कमजोर संस्करण से प्रभावित हुआ।
कम से कम जब अभिशाप के प्लेग वाले हिस्से की बात आई, लाशें फिर भी उठकर सड़कों पर चलने लगी। चोरा की तरह बड़ी समस्या ये थी कि बड़ी संख्या में बौने मरे हुए लोग अचानक पुराने तहखानों और सुरंगों से बौने जिले में घुस आए। लेकिन सेठ को यह नहीं पता था, उसने शहर को सामान्य से थोड़ा कम व्यस्त देखा। सेठ ने सबसे पहले जो किया वह था अपने आसपास की हर चीज को अनदेखा करना और खुद को सराय के अपने कमरे में बंद कर लेना। उसने कपड़े उतारे, नहाया और बिस्तर पर लेट गया और पूरे 24 घंटे सोया और फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही नतीजा था, उसने सराय की आधी रसोई खाली कर दी और लगभग 3 घंटे तक बिना रुके खाता रहा। पिछले हफ्तों का तनाव, कालकोठरी में गोता लगाना, यात्रा, उस रात, ये सब उससे दूर हो गया और उसे अपने तरीके से ठीक होने की जरूरत थी। अरे तुम कहाँ थे? मीना उसके पास बैठ गई। पुनर्वास, उसने दो निवाले के बीच उत्तर दिया। एम ठीक है, वाइस मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे थे। परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और मूल्यांकन हो गया है। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। चलो बाद में मिलते हैं, उसने जाने से पहले कहा। उसे और माइक को अपने अपने काम निपटाने थे। ओह हाँ, उसे वेंचुरी से भी पैसे लेने थे। वह गिल्ड में जाकर मुलाकात करेगा और फिर मान की देखभाल करेगा। भले ही दुकान प्लान भी थी, लेकिन सफल व्यवसाय होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।